Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are going to study a new chapter today in English language, and that is essay writing. Okay, chapter number 22. So, students, I've already told you the syllabus of half-yearly examination. That is, in English literature, you will have 12 chapters as your syllabus. That is chapter number 1 to chapter number 12. While in English language, you will get chapter number 1 to 10. Okay, so you will get chapter number 1 to 10 in English language, and then letter writing and essay writing will come in your half yearly examination. So students, we have already completed lesson number 1 to 10 in English language, and letter writing yesterday we had completed. Today we are going to do essay writing. Okay, so students, we are going to do essay writing today. An essay is a short work of writing that treats a topic from writer's personal point of view. So essay के बारे में आप क्या समझते हैं? essay क्या होता है? ये शॉर्ट वर्क ऑफ राइटिंग होता है जिसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताते हो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. ठीक है. एसेज आर नॉन फिक्शनल एंड ऑफन सब्जेक्टिव नेचर. तो एसेज जो होते हैं वो नॉन फिक्शनल होते हैं. दैट मीन्स कि वो काल्पनिक नहीं होते हैं. दैट मीन्स इट इज़ रियल इन नेचर. रियल होता है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव इन नेचर. दैट मीन्स आप उसको ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं कहोगे, आप सब्जेक्टिव नेचर का कहोगे, बिकॉज यू आर पॉइंटिंग आउट योर थाट्स ओवर देयर. दे आर रिटन इन अ लॉजिकल एंड एक्चुअल मैनर. ठीक है, तो उसको हम लोग लॉजिकल मैनर में लिखते हैं. Okay, students, so we write the essays in a logical way. Apart from testing your intellectual capability, they test your comfort over English language in presenting your thoughts in an organized and comprehensive manner. तो intellectual capability आपके टेस्ट करने के अलावा वो और क्या काम करते हैं? तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितना अच्छे से लिख सकते हो इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ये आपका टेस्ट करते हैं. दैट मीन्स लैंग्वेज का भी टेस्ट आपका ऐसे राइटिंग से हो सकता है. टाइप्स ऑफ एसेज में बच्चों हम लोग कितने तरीके के एसेज पढ़ते हैं? तो वी स्टडी अबाउट 3 काइंड्स ऑफ एसेज. द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एसेज, सेकेंड वन इज़ नैरेटिव एसेज एंड थर्ड वन इज़ इमेजिनेटिव एसेज. Okay, so students, in descriptive essays, we provide a vivid picture of a person, location, object, event or topic. It will offer details that will enable the reader to imagine the items described. तो descriptive essays में बच्चों हम लोग किसी person के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी इवेंट, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, जो रीडर होगा दैट ही विल बी एबल टू इमेजिन दी सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस एंड द पोजीशन ऑफ द पर्सन एंड द प्लेस डिस्क्राइब्ड इन द एसे. Okay, now the second kind of essay is the narrative essays. The aim of a narrative essay is to describe a course of events from a subjective vantage point and may be written in first person present or first person past tense. ठीक है, तो नैरेटिव मतलब ही होता है अपनी बात को कहना. नैरेशन में आप लोग क्या पढ़ते हो? अपनी बातों को किस प्रकार से कहना है. दैट मीन्स यू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन नैरेशन. सो नैरेटिव एसेस में भी क्या होगा, आप अपनी बातों को डिस्क्राइब करोगे इन अ लॉजिकल वे. ओके, दो नॉट ऑलवेज क्रोनोलॉजिकल, नैरेटिव एसेस डू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस. तो क्रोनोलॉजिकल होना इसमें ज़रूरी नहीं है. दैट मीन्स आप पॉइंट वाइज नहीं चलोगे. इसमें आप इधर उधर से भी अपनी बातों को जॉट आउट कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपको जो भी पर्सन के बारे में आप बता रहे हो तो उनके एक्सपीरियंसेस के, उनके लाइफ के रिफ्लेक्शन के बारे में आप यहाँ पे बताओगे. ओके, सो इन नैरेटिव एसेस आप क्या लिखोगे? सपोज़ आप किसी लीडर के बारे में लिख रहे हो तो उसकी लाइफ में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को विकसित किया, किस प्रकार से वो लीडर बना, वो सारी चीज़ें आप उसमें नैरेट करोगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द फोकस ऑफ द एसे इज़ ऑफन to describe more clearly and identify the point of view of the narrator and to express common features of subjectivity.
तो इस तरीके से आप लोगों ने नैरेटिव एसेस के बारे में समझा। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ एसे इज़ द इमेजिनेटिव एसे। Imaginative essays are often used to express so imaginative essays are often used to express one's imagination of unreal things or unrealistic situations. इमेजिनेटिव एसेस में बच्चों क्या करते हैं हम लोग इमेजिन करते हैं, दैट मीन्स वी सपोज, हम लोग सोचते हैं किसी अनरियल चीज़ के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है, ठीक है। सो वी इमेजिन इन दिस काइंड ऑफ एसेस। सम इमेजिनेशन ऑफ ऐसे टॉपिक्स कुड बी लाइक इफ़ आई वर अ बर्ड, जैसे कि अगर आप कोई ऐसे लिखते हो तो अगर आप ये सोचते हो कि काश मैं एक चिड़िया होता, या फिर अगर आप सोचते हो व्हाट इफ़ वी कुड लिव ऑन द मून, अगर आप इमेजिन करते हो कि काश हम चांद पर रह रहे होते। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, अगर आप ये सोचते हो कि काश मैं अपने देश का प्राइम मिनिस्टर होता, प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सपोजिशन कर रहे हो, आप सपोज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो इसीलिए इन सारे एसेस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वी विल पुट these kinds of essays in the imaginative essays category. Okay, now the parts of an essay. Now till now you have studied that what is essay, how an essay writing is done, and what are the kinds of essays you have done. So there are three kinds of essays you have read: descriptive essays, narrative essays, and imaginative essays. Now next topic is the parts of an essay. essay के कितने parts होते हैं, now you are going to study this. Okay, now part of an essay में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए there are three parts of the essay writing. First one is introduction, then comes the body of the essay, and then comes the conclusion of the essay. Okay, now these are the major subcategories. If you are going to categorize these into further, there will be subcategories too. Like if you are doing introduction of an essay, then in the introduction only you will write down many paragraphs indicating that what you are going to write about, and which topic you are going to explain, about which person you are going to say, about what kind of essay you are going to write. So introduction paragraph में क्या करोगे आप बच्चों, इट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। इसमें आप अपने ऐसे के आइडिया के बारे में बताते हो, ये बताते हो कि आपका जो ऐसे है वो किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में कोई भी काम होता है तो उसके पहले पीछे क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बैकग्राउंड बनाया जाता है, फिर कोई भी आप उसमें सीन देखते हो। तो उसी तरीके से आप ऐसे में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे और उसमें आप ये बताओगे, इंट्रो मतलब क्या होता है, आप पहले ये बताओगे कि आपको इस ऐसे के बारे में क्या लिखना है। देन सपोर्टिंग पैराग्राफ्स और बॉडी ऑफ द ऐसे। बॉडी ऑफ द ऐसे में आप लोग उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करोगे। सपोज़ किसी लीडर के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में उस लीडर के बारे में बताएंगे कि उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। सपोज़ आप महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसमें क्या बताओगे कि उनका कहाँ पे बर्थ प्लेस है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये सारी चीज़ें आप उनको बताओगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ऐसे में आप इंट्रोडक्शन में महात्मा गांधी के बारे में ये लिखोगे। देन बॉडी ऑफ द ऐसे में आप क्या लिखोगे, आप पूरी चीज़ें लिखोगे महात्मा गांधी के बारे में कि उन्होंने किन किन प्रकार के कितने तरीके के सत्याग्रह आंदोलन किए उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट किया, किस किस प्रकार के उन्होंने मूवमेंट्स को किया, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए की थी, उन सारी चीज़ों के बारे में आप बॉडी में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्टिंग पैराग्राफ, या फिर उसको हम लोग बॉडी ऑफ द ऐसे बोलते हैं। दे मेक अप द मेन बॉडी ऑफ योर ऐसे, दे डेवलप द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे। तो यहाँ से किसी भी रीडर को, जो भी वो रीड करेगा ऐसे, वो उसको मेन आइडिया आपके ऐसे का पता चल जाएगा। देन समरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो कंक्लूजन में आप क्या बताओगे, कंक्लूजन बताओगे। कंक्लूजन मतलब जब आप अपने ऐसे को एंड करोगे तो उसके आप सल्यूशन बताओगे उसमें, ठीक है। जैसे अगर आप लीडर महात्मा गांधी के लीडर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, तो इस ऐसे में आप क्या बताएंगे कि महात्मा गांधी का जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया की जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें, क्योंकि इंडिपेंडेंस दिलवाने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग था। तो इसके बारे में आप लिखोगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है इट कम्स एट द एंड ऑफ द ऐसे, ख़त्म होगा जब ऐसे, तब आपको कंक्लूजन लिखना है। और समराइज़ करता है ये पूरे ऐसे को, इसीलिए हम लोग इसको कंक्लूजन बोलते हैं। और मेन आइडिया जो ऐसे का होता है यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो जाता है, रीडर को समझ में आ जाता है। जिस भी टॉपिक के बारे में ऐसे लिखा गया है उसके बारे में रीडर को अच्छे से समझ में आ जाता है। अब हम लोग
बढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ इफेक्टिव एसेस। अब एसेस तो लिखने का आपने तरीका समझ लिया कि आपको 3 आपको उसमें सब कैटेगरीज में आपको लिखना है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन बॉडी ऑफ द एसे एंड देन द कंक्लूजन ऑफ द एसे। अब इफेक्टिव एसे लिखने का क्या तरीका है? कोई भी ऐसे अगर आप लिखो तो वो इतना अच्छा कैसे हो ताकि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसके दिमाग पर उसके तुम्हारे ऐसे का छाप पड़ जाए, प्रभाव पड़े। दैट मीन्स उसे ये समझ में आए कि आपने अच्छा लिखा है, उसे टॉपिक को अच्छे से समझ में आए। इस तरीके के एसेस को लिखने के लिए आपको किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ये समझना है। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट में लिखा है दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड विद सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ टू द मेन टॉपिक। तो एसेस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप लिखोगे, ठीक है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं लिखोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे तो इट विल बी मच इफेक्टिव। और उसमें आप सपोर्टिंग फैक्ट्स को भी इंक्लूड करिए। जैसे मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया, तो गांधी जी ने जितने भी तरीके के आंदोलन किए हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए, उसको आप अगर सिंक्रोनाइज वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो, जब उन्होंने सबसे पहले चंपारण मूवमेंट किया, तो उसके बाद से धीरे धीरे लास्ट में जब वो डू और डाई का नारा देते हैं, ठीक है, डू और डाई का कंसेप्ट देते हैं, तो अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा रैदर देन कि आप इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लिख दो। फर्स्ट पॉइंट आपका यही कह रहा है। देन सेकेंड पॉइंट में क्या है? दे आर वेल ऑर्डर्ड गिविंग कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस टू दी आइडियाज़। ठीक है, तो बहुत ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में कॉपी में जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, अगर आप लाइन वाइज लिखे रहते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, मैम पढ़ती हैं तो, या फिर कोई भी टीचर पढ़ते हैं तो। उसी तरीके से जब ऐसे में आप पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, आप उसमें पैराग्राफ भी इंक्लूड करिए और पॉइंट्स भी जॉट आउट कीजिए, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। दे आर सिंपल, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। अच्छा, अब ऐसे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नॉलेज, लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करोगे जिसको पढ़ के लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ईजी वर्ड्स का यूज़ करिए, ईजी लैंग्वेज का यूज़ करिए एंड टू दी पॉइंट बात करिए। ये नहीं कि बार बार आप एक ही बात को घुमा फिरा करके 10 बार बोले जा रहे हो, बार बार एक ही सेंटेंस आप बार बार लिखे जा रहे हो, तो आपका ऐसे ख़राब हो जाएगा। आप एक बात को एक बार लिखिए और टू दी पॉइंट लिखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर वेल एडिटेड टू इंश्योर दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फैक्चुअल और मिस्टेक्स। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया और उसमें कुछ गलत पॉइंट्स लिख दिए तो ये फिर क्या होगा? बुरा प्रभाव डालेगा आपके रीडर पे। तो आप इस प्रकार से ऐसे लिखिए कि उसमें जो है वो इफेक्टिव हो, उसमें कुछ भी गलत बातें नहीं लिखी हुई हो, टू द पॉइंट बातें हो और सब रियल हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नहीं होनी चाहिए। देन सेंटेंस जो है उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वर्ब्स का यूज़ करना है आपको। वर्ब्स ये नहीं है कि वर्ब आपने गलत कर दिया, या फिर आप उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कंजंक्शन, आपका प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों का आप करेक्ट यूसेज रखोगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप बाद में ध्यान दोगे, तभी आपका इफेक्टिव ऐसे राइटिंग आप तभी कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में दोगे तभी आपका ऐसे राइटिंग इफेक्टिव होगा और अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको समझ लिया हम लोगों ने कि ऐसे होता क्या है, हम लोगों को इसको कैसे लिखना होता है। ठीक है, कितने प्रकार के एसेस होते हैं, एसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग स्कूल में माई नेबर और न्यूज़पेपर पे ऐसे फिर से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग कल माई नेबर और न्यूज़पेपर दोनों पर ऐसे पढ़ेंगे क्लास में, और इसी के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क है आज का माई नेबर और न्यूज़पेपर, इन दोनों ऐसे को आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे से, ताकि जब मैं आप लोगों को समझाऊँ तो आप लोग मुझे पॉइंट्स बताओ और आप लोगों को समझने में ईजी हो। ओके क्लास, थैंक यू।